बाहर के गांव की वो पतली सड़क पे एक काली थार जीप धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसमें सवार था वो शख्स जिसकी भारी आवाज ने पूरी दुनिया को हिला रखा था। उसे खबर नहीं थी कि मौत उसके घर से ही उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही पलों में हवा में बारूद की गंध घुलने वाली थी और गोलियों की तरतराहट से पूरा पंजाब दहलने वाला था। आखिर उस दिन उस काली थार में क्या हुआ था? कौन थे वो लोग जिन्होंने बिना पलक झपकाए उस लीजेंड को छलनी कर दिया? आखिर क्यों? आज हम खोलेंगे उस काली शाम का हर एक राज। कहानी की शुरुआत होती है 29 मई की उस दोपहर से जब सूरज अपने चरम पर था। मगर मूसा गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सिद्धू मूसेवाला अपनी हवेली में थे। आमतौर पर जब भी वो घर से निकलते थे तो उनके साथ उनकी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर होती थी और साथ में हथियारों से लैस गनमैन का एक पूरा काफिला होता था। कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा आता है तो इंसान की बुद्धि भी हर ली जाती है। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। सिद्धू को अपनी मौसी के घर जाना था जो खारा बरनाला गांव में रहती थीं। उनकी मां गांव की सरपंच थीं और वो उनसे बात करके घर से निकले। पर अजीब बात यह थी कि उस दिन सिद्धू ने अपनी जान बचाने वाली बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर को गैराज में ही छोड़ दिया। उन्होंने चुनी अपनी काली महिंद्रा थार। वो गाड़ी जो खुली थी, जो कच्ची थी और जो गोलियों को रोकने के लिए नहीं बनी थी। सिर्फ गाड़ी ही नहीं बदली बल्कि उन्होंने अपने गनमैन भी कम कर दिए। उनके पास उस वक्त पंजाब पुलिस के कमांडो थे, लेकिन उन्होंने 2 गनमैन को साथ लिया और बाकी को घर पर ही रहने का आदेश दिया। वो भी अपनी थार में नहीं बल्कि अपनी किसी दूसरी गाड़ी में बिठाया। सिद्धू खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। उनके बगल में उनके पड़ोसी गुरविंदर सिंह बैठे और पिछली सीट पर उनके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह। शाम के करीब 5 बजे काली थार हवेली के बड़े गेट से बाहर निकली। हवेली के बाहर खड़े उनके चाहने वालों ने हाथ हिलाया, मगर किसी को नहीं पता था कि यह आखिरी सलाम है। गाड़ी मूसा गांव की पक्की सड़क को छोड़कर जवाहर के गांव वाले रूट पर मुड़ गई। यह एक शॉर्टकट था, मगर यही वो गलती थी जिसका इंतजार दुश्मन हफ्तों से कर रहे थे। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि मूसा गांव में ही कुछ ऐसे लोग थे जो पल पल की खबर दुश्मनों तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही थार घर से निकली, कहीं दूर बैठे एक फोन पर घंटी बजी और उधर से सिर्फ एक इशारा मिला कि पंछी पिंजरे से निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात, वो आज बिना सुरक्षा के है। यह मौका था, वो मौका जिसका गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बेसब्री से इंतजार था। सिद्धू बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे थे, अपने दोस्तों से हंसकर बातें कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह उनका इलाका है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन वो अनजान थे कि मौत साये की तरह उनके पीछे लग चुकी है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उनके पीछे एक सफेद रंग की कोरोला कार लग चुकी थी। यह कोई आम कार नहीं थी। इसमें वो शार्प शूटर्स बैठे थे जिनके सिर पर खून सवार था। इसके थोड़ी ही दूरी पर एक बोलेरो जीप भी थी। यह एक पूरा जाल था जिसे बहुत बारीकी से बुना गया था। सिद्धू मूसेवाला ने जवाहर के गांव की तरफ गाड़ी मोड़ी। यह रास्ता थोड़ा सुनसान था, खेतों के बीच से गुजरती सड़क जहां दूर दूर तक कोई मदद की गुहार सुनने वाला नहीं था। कोरोला कार लगातार उनके पीछे थी। सिद्धू ने शायद रियर व्यू मिरर में उस गाड़ी को देखा भी होगा, लेकिन पंजाब में उनके फैंस अक्सर उनकी गाड़ी का पीछा करते थे, सेल्फी लेने के लिए या बस एक झलक पाने के लिए। शायद सिद्धू को लगा होगा कि यह भी कोई फैन है, लेकिन वो फैंस नहीं थे, वो काल थे। जैसे जैसे गाड़ी जवाहर के गांव के नजदीक पहुंची, माहौल में तनावपूर्ण होने लगा। बोलेरो जीप आगे से रास्ता रोकने के लिए तैयार थी और कोरोला पीछे से दबाव बना रही थी। यह ठीक वैसा ही था जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरता है। सिद्धू की थार की रफ्तार थोड़े कम थी क्योंकि रास्ता खराब था। तभी पीछे आ रही कोरोला ने अपनी स्पीड तेज की। यह इशारा था कि अब खेल शुरू होने वाला है। गाड़ी के अंदर बैठे सिद्धू के दोस्तों को भी शायद कुछ अजीब लगा होगा। आमतौर पर कोई गाड़ी इतनी आक्रामक तरीके से पास नहीं आती, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या सिद्धू अपनी पिस्टल निकाल पाते, सब कुछ बदलने वाला था। जो साजिश कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने रची थी और जिसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने हरी झंडी दी थी, वो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। इन शूटर्स के पास आधुनिक हथियार थे। इनके पास वो हथियार थे जो जंग के मैदान में इस्तेमाल होते हैं।
AN-94 जैसी राइफलें जो 1 सेकंड में कई राउंड फायर कर सकती हैं। यह तैयारी बताती है कि उनका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, उनका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि सिद्धू किसी भी हाल में बच न सके। वो जानते थे कि सिद्धू एक मजबूत आदमी है। वो जानते थे कि अगर उसे संभलने का मौका मिला तो वो पलटवार करेगा, इसलिए वो उसे संभलने का 1 सेकंड भी नहीं देना चाहते थे। शाम के 5:30 बज चुके थे। अचानक सामने से बोलेरो जीप आई और उसने सिद्धू की थार का रास्ता रोक दिया। सिद्धू ने ब्रेक लगाया। धूल का गुबार अब भी बैठा भी नहीं था कि पीछे से कोरोला कार एकदम सटकर रुक गई। सिद्धू समझ गए कि यह नॉर्मल नहीं है, यह एक ट्रैप है। उन्होंने शायद रिवर्स गियर डालने की कोशिश की होगी या फिर अपनी सीट के नीचे रखी पिस्टल निकालने की, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं दिया। जैसे ही गाड़ियां रुकीं, बोलेरो और कोरोला से 6 लोग बाहर निकले। उनके चेहरे ढके हुए नहीं थे, या शायद उन्हें पहचान का डर नहीं था। उनके हाथों में वो मौत का सामान था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे याद करके आज भी दिल दहल जाता है। पहली गोली चली। यह गोली चेतावनी नहीं थी, यह सीधा निशाना थी। सिद्धू ने अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश की, मगर अगली ही गोली ने थार के टायर को फाड़ दिया। गाड़ी एक झटके के साथ झुक गई। अब वो एक जगह फंस चुके थे, एक लोहे के पिंजरे में जिसे चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर लिया था। सिद्धू ने हार नहीं मानी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पिस्टल से 2 राउंड फायर किए। वो आखिरी दम तक लड़े। वो जानते थे कि यह हमला जानलेवा है, पर वो सिद्धू मूसेवाला थे। वो आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं थे, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं था। उधर ऑटोमेटिक राइफलें थीं जो गोलियों की बारिश कर रही थीं, और इधर एक छोटी सी पिस्टल। शीशे टूटकर बिखर रहे थे। गाड़ी की बॉडी को गोलियां ऐसे चीर रही थीं जैसे वो कागज की हो। हवा में बारूद का धुआं और चीखें गूंजने लगीं। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग डर के मारे दुबक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आए। यह कोई गैंगवार की झड़प नहीं थी, यह एक एग्जीक्यूशन था, एक सोची समझी हत्या। हमलावर गाड़ी के दोनों तरफ आ गए। वो यह पक्का करना चाहते थे कि सिद्धू का बचना नामुमकिन हो जाए। वो ड्राइवर साइड की विंडो पर आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करना शुरू किया। गोलियों की आवाज से पूरा आसमान गूंज रहा था। करीब 30 से ज्यादा राउंड फायर किए गए, एक के बाद एक। सिद्धू का शरीर ड्राइवर सीट पर गिर गई थी। खून पानी की तरह बह रहा था। स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, सीटें सब कुछ लाल हो चुकी थीं। उनके साथ बैठे गुरविंदर और गुरप्रीत भी घायल हो चुके थे और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, मगर उनकी आवाज गोलियों के शोर में दब गई। हमलावरों में से एक ने चेक किया कि क्या सांसें चल रही हैं। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि उनका काम पूरा हो चुका है तो वो वहां से भाग निकले। एक शूटर ने तो जश्न में हवा में भी फायर किया, मानो वो अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। वो लोग अपनी गाड़ियों में बैठे और धूल उड़ाते हुए वहां से भाग गए। पीछे छोड़ गए एक छलनी हुई थार और एक खामोश हो चुकी आवाज। जैसे ही गोलियों की आवाज बंद हुई, गांव वाले डरते डरते बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक नौजवान खून से लथपथ पड़ा है। जब पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई और नहीं बल्कि पंजाब का बेटा सिद्धू मूसेवाला था। लोगों ने तुरंत उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला, उनकी नब्ज टटोली, शायद कहीं कोई उम्मीद बाकी हो। उन्हें तुरंत दूसरी गाड़ी में डाला गया और पास के सिविल अस्पताल की तरफ भागे। हर सेकंड कीमती था। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, मगर शायद वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें चेक किया, लेकिन अफसोस, वो लीजेंड, वो आवाज, वो टैलेंट जो करोड़ों दिलों पर राज करता था, वो दुनिया को अलविदा कह चुका था। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगी। सोशल मीडिया पर मातम पसर गया। जो सिद्धू कुछ घंटे पहले अपनी मां से बात करके निकला था, अब वो एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। उनके शरीर पर करीब 2 दर्जन गोलियों के निशान थे। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह नफरत की इंतहा थी।
मौत की खबर आते ही पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके फैंस सदमे में आ गए। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह कैंडल मार्च निकाले जाने लगे। लेकिन इस मातम के बीच एक और खबर ने सबको चौंका दिया। हत्या के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। यह पोस्ट थी गोल्डी बरार की। उसने खुलेआम जिम्मेदारी ली। उसने लिखा कि हाँ, हमने मारा है सिद्धू मूसेवाला को। इसके पीछे वजह बताई गई, बदला, विक्की मिड्डू खेरा की हत्या का बदला। यह पोस्ट देखकर लोग सन्न रह गए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। कैसे कोई इतनी आसानी से हत्या करके सोशल मीडिया पर उसका ऐलान कर सकता है? पुलिस ने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू की। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे गैंगवार का नतीजा बताया। पूरे पंजाब में नाकेबंदी कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। उस पेट्रोल पंप का फुटेज मिला जहां हमलावरों ने अपनी गाड़ी में तेल भरवाया था। चेहरे सामने आने लगे, तार झुरने लगे। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर कनाडा तक। लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद था, उस पर शिकंजा कसा गया। पुलिस को पता चला कि यह प्लानिंग आज या कल की नहीं थी। यह पिछले 6 महीने से चल रही थी। कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार सिद्धू की सिक्योरिटी या उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी आरे आ जाती थी। लेकिन 29 मई को किस्मत ने भी दुश्मनों का साथ दिया। पुलिस ने धीरे धीरे शूटर्स की पहचान की। प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा, मनप्रीत उर्फ मन्नू, जगरूप उर्फ रूपा, कशिश और दीपक मुंडा। यह वो नाम थे जो पुलिस की फाइलों में वांटेड थे। पुलिस ने एक एक करके इन्हें पकड़ना शुरू किया। कुछ एनकाउंटर में मारे गए तो कुछ गिरफ्तार हुए। लेकिन सवाल वही था कि आखिर इतनी नफरत क्यों? क्यों एक कलाकार को गैंगवार का शिकार होना पड़ा? इस पूरी कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि कॉलेज पॉलिटिक्स से शुरू हुई वो दुश्मनी थी जो गैंगवार में बदल गई। विक्की मिड्डू खेरा, जो अकाली दल का युवा नेता था, उसकी मोहाली में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मानना था कि विक्की की हत्या में जो शूटर्स शामिल थे, उन्हें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत ने पनाह दी थी और भगाया था। लॉरेंस और गोल्डी को लगता था कि सिद्धू अपने रुतबे और पावर का इस्तेमाल करके उनके दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। बस यही वह वहम था या हकीकत जिसने सिद्धू का डेथ वारंट साइन कर दिया। लॉरेंस ने जेल से कसम खाई थी कि वो अपने भाई विक्की का बदला लेगा। उसने अपने सबसे बेहतरीन शूटर्स को काम पर लगाया, उन्हें हथियार मुहैया कराए, उन्हें पैसे दिए, रेकी करवाई। यह सब इतना प्रोफेशनल तरीके से किया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सिद्धू मूसेवाला, जो अपने गानों में अक्सर हथियारों और बगावत की बात करते थे, असल जिंदगी में उसी हिंसा का शिकार हो गए जिसे शायद अनजाने में उनके गानों ने ग्लोरीफाई किया था। यह एक दुखद अंत था। एक ऐसा कलाकार जिसने जीरो से हीरो बनने का सफर तय किया, जिसने पंजाबी म्यूजिक को बिलबोर्ड तक पहुंचाया, वो सिस्टम और गैंगवार की चक्की में पीस गया। उनकी मौत ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शोहरत की कीमत कभी कभी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज सिद्धू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने आज भी हर गाड़ी, हर घर में बजते हैं। उनके माता पिता आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बाप जब अपनी पगड़ी उतार कर लोगों के सामने इंसाफ की भीख मांगता है तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिंसा का अंत सिर्फ विनाश है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, सुरक्षा और सावधानी हमेशा जरूरी है।